नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस वीडियो में मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप अभी तक जो भी आपको दिया गया है लेक्चर्स, यानी कि मैंने आपको लेक्चर 1, 2 और 3 दे दिया है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो अभी तक जो भी समझ नहीं आया है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी है, अगर आपने कोई प्रश्न उत्तर लिखा है इससे संबंधित, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, उसको भी चेक कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो जैसे पार्ट 3 है आज ये, दैट मीन यानी कि साइलेंट फीचर्स, जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं उनका पार्ट 3 है ये। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 को देखा है। कल वाले पार्ट में हमने जातियों को देखा था और आज हम यहाँ पर जनजातियों को देखने वाले हैं। इसके डिफरेंस को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कानूनी रूप से इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इत्यादि चीज़ों को आगे समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं या मुझे नहीं जानते हैं तो उनको बता देना चाहती हूँ कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। यहाँ पर आपको जो भी मेरे द्वारा आज तक पढ़ाया गया वो सारे PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर 2 जगह पता कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में है या कोई प्रश्नोत्तर आपको भेजना है तो यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। देखिए, भारत में जनजातियों की अगर हम बात समझें तो इसको इस तरह से समझिए। जनजाति मतलब ट्राइब, ठीक है। जनजाति मतलब यहाँ पर ट्राइब की बात कर रहे हैं। तो जनजाति जो है वो वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए यूज़ होने वाला एक वैधानिक पद है, ठीक है। एक वैधानिक पद है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, जो अभी भी राज्य के बाहर है। यानी कि जनजाति जो ऐसा ग्रुप है, ऐसा समुदाय है, ऐसी कम्युनिटी है जो राज्य का अस्तित्व भी नहीं था उससे पहले वहाँ पर निवास करती है, लेकिन आज भी राज्य से बाहर ही रह रही है। मतलब राज्य बनने से पहले भी वो बाहर थी, राज्य बनने के बाद भी वो बाहर है। इसीलिए इनको आदिवासी, ठीक है, वन निवासी के शब्दों से इंगित किया जाता है। तो एक्चुअली में आप देखेंगे कि ट्राइब जो है ना, इसका जो उद्भव हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। यानी कि इसका प्रयोग समाज के अलग भागों और समाज के निर्धन वर्ग के लिए किया गया था, यानी कि किया जाता है। भारत में प्रचलित जनजाति शब्द का मतलब होता है जन समुदाय की उस श्रेणी से है जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित है। और जनजाति लोग ज़्यादातर अलग और अंतर्मुखी समूह हैं जो उत्पादन, मतलब कि प्रोडक्शन, कंज्यूमिंग की दृष्टि से एक समतामूलक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में जनजातियों के लिए हम किन किन शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम उनको वन जाति बोलते हैं, ठीक है, वन जाति के नाम से जानते हैं। हम उनको वनवासी कहते हैं, पहाड़ी आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं हम उनको, ठीक है। पहाड़ी आदिम जाति कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। इन सारे शब्दों का प्रयोग करके इनको इंगित करते हैं। लेकिन जनजातियों के इतिहास को जानने के लिए कोई विशेष प्रयास अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। भारत के अगर हम प्राचीन प्रमाणिक साहित्य में अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो जैसे कुरुनवा हो गया, इरुला हो गया, पनियान हो गया। वहीं मध्य भारत में आप जाएंगे तो असुर हो गया, सवार हो गया, उराव हो गया, गोंड, संथाल, भील। उत्तर पूर्वी भाग में जैसे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आप जो जनजातियां हैं उनके नाम क्या है, जैसे बोडो, अहोम, ये सब जनजातियों के जो है विवरण हमें मिलते हैं जो आगे मैंने लिखे हैं। कुछ जनजाति जैसे कि मध्य भारत में आप देखेंगे गोंड हो गया, उत्तर पूर्वी भारत में अहोम हो गया, ये बड़े राज्य रहे हैं। वहीं प्राचीन और मध्यकाल में भारत की जो जनजातियां वो अपने क्षेत्र में कई तरह से अलग लोगों के साथ अंतःक्रिया भी करती थी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जनजातियां हैं वो किसी निश्चित भूभाग में ही निवास करती हैं। हम सबको पता है, थोड़ा सा समाज से अलग कटके रहती हैं, जिनकी एक अलग संस्कृति होती है, जिनके अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग भाषा होती है, और ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। इस विषय पे हम आएंगे जब हम समझेंगे कि जाति और जनजाति में जो डिफरेंस है ना, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट, उसको हम नीचे समझेंगे। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज होता है, पूर्वज होते हैं और सामान्य देवी देवता होते हैं। अमूमन आप देखेंगे प्रकृति पूजक होते हैं ये, ठीक है। प्रकृति की पूजा करते हैं क्योंकि पूरी तरह से प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं। इनकी हर चीज़ आप देखेंगे कि प्रकृति पर निर्भर करती है, चाहे इनका खान पान हो, जीवन हो, हर तरह की चीज़ों के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इनको लगता है कि प्रकृति ही इनको सब कुछ दे रही है। तो ये प्रकृति पूजक होते, पेड़ पौधों की पूजा करना, पशु पक्षियों की पूजा करना, ठीक है। वही इनका भोजन है, वही इनके रक्षक है, वही इनके भक्षक है, उस तरीके
तरीके की कॉन्सेप्ट जो है वो जनजातियों के मध्य आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ज़रा सर्च करिएगा, बताइएगा कि जनजातियों के लिए क्या विद्रोह हुए हैं, क्या इनके अधिकारों की बात की गई है, क्या आपको कुछ पता है इतिहास में जनजातियों के विद्रोह या युद्ध की कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से विद्रोह हुए, उनके कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, तो पता चलेगा आप हिस्ट्री में कितना अपडेटेड हैं। क्योंकि सोसाइटी ऐसा विषय है जो हर विषय से कनेक्ट करता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो एक बेहतर आंसर राइटिंग निकल के आएगा जब इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब संविधान की अनुसूची 5 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देती है। ठीक है, तो ये सारे जो आपको कलेक्शन जो डाटा दिए जा रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है, ये सब मेंशन करते रहिएगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में बीच बीच में आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक्चुअली देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। आदिवासी शब्द का मूल अर्थ ही क्या होता है? अर्थ होता है निवासी होता है, और पुरातन लेखों में आदिवासियों को अत्विका या वनवासी कहा गया। अभी हमने देखा कि आदिवासियों को किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे वन्य जाति हो गया, वनवासी हो गया, पहाड़ी आदिम जाति हो गया, आदिवासी हो गया। इन शब्दों का उपयोग इनको करके इंगित किया जाता है। ठीक है, संविधान में आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया जाता है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही देखा। अब कुछ क्षेत्र हैं, जैसे भारत में हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती, मध्य भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती, इसके कुछ कुछ नाम यहाँ पर आपको दिए गए, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अपनी आंसर राइटिंग में चाहे तो इसका जो है नाम लिख सकते हैं, तो एक पता चलेगा कि हाँ आपको एरिया की जो है समझ है और आप ज्योग्राफी से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनजाति और जाति में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली देखेंगे कि जाति और जो जनजाति है वो अलग अलग दो जो है प्रणालियां हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है कहते हैं। इनके बीच में कई अंतर हैं जो जिनके साथ भी समानता पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इनके बीच में अंतर क्या है वो तो हम समझेंगे, पहले ना समानताएं समझिए। जैसे जनजाति और जाति दोनों में अपने गोत्र में विवाह करना मना होता है, वहीं दोनों में क्या होता है, सामान्य समूह के बाहर ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने ग्रुप के बाहर, ठीक है, ये लोग अपने ग्रुप के बाहर विवाह अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, थोड़े से चेंजेस आ रहा है। क्यों? शहरीकरण की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है, प्रवासन की वजह से। आप देखेंगे इसके विकास से क्या हुआ कि अन्य समूह से संपर्क में आए हैं, अपने ग्रुप के अलावा भी ये कई ग्रुप से संपर्क में आना शुरू हुए हैं, जिसके कारण इसे संपर्क बढ़ने के कारण में अंतर विवाह के नियम में जो है थोड़े से बंधन ढीले पड़ने लगे हैं। ये तो सब समानताएं हैं, इसके बावजूद भी कुछ कुछ इसमें असमानताएं हैं जो आज भी विद्यमान है। जैसे कि जनजाति में अंतर विवाह का जो नियम है वो कठोर नहीं है। ठीक है, इतना टफ नहीं कि आप अपने विवाह या अपने क्या कहते हैं ग्रुप से बाहर शादी कर ही नहीं सकते। जबकि आप देखेंगे कि जाति के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण पढ़ रहे थे, फिर हमने जाति देखा कैसे जन्म पर आधारित थी, तो देखा कि अंतर विवाह अपनी जाति के बाहर में जाति में काफ़ी कठोरता दिखाई देती है। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस दिखाई देती है, जबकि जनजाति में ऐसा नहीं है। जनजाति क्या है, ये एक निश्चित भूभाग में रहती है, रहने के कारण उनके मध्य सामुदायिक भावना के जो है विकास से बनी। जबकि जाति प्रथा क्या है, हिंदू समाज और विभिन्न कार्यों और पेशों के आधार पर श्रम विभाजन के लिए शुरू हुई थी। तो जाति प्रथा जो शुरू हुई थी वो जन्म पर आधारित हुई थी हिंदू समाज में, कि हर वर्ण का जो व्यक्ति वो परंपरागत रूप से जो व्यवसाय चला रहा है, जो कार्य चला आ रहा है, बेसिकली उसके अनुसार ही श्रम करेगा, इसके अनुसार ही श्रम विभाजन डिवाइड हुआ कि भाई तुम इस कुल में एक कुल में पैदा हुए तो तुम्हें जो कार्य करना है वो एक कुल के अनुसार ही करना होगा। जबकि जनजाति समूह में ऐसा नहीं है, इसमें हर एक ग्रुप का जो एक ही जगह पे आप देखेंगे हर एक जो ग्रुप का अलग अलग जो है कार्य विभाजन है, वहाँ पर अलग अलग जो है सामुदायिक भावना है कि उसके हिसाब से वहाँ पर कार्य प्रणाली वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, आप देखेंगे जनजाति जब कोई जनजाति अपना प्रादेशिक महत्व खो देती है तो वो जाति का रूप ले लेती है। और इस प्रकार आप देखते हैं कि जो जनजाति है वो एक स्थानीय समूह है, जबकि जाति एक सामाजिक समूह की बात करता है। ठीक है, जनजाति एक स्थानिक समूह, जबकि जाति जो है सामाजिक समूह की बात करता है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी छोटे से एरिया में रहते हैं, लेकिन ये व्यापक स्तर की बात करता है जाति। एक जाति में सभी व्यक्तियों का पद एक ही होता है, इसमें कोई भेद या विषमता नहीं होती है कि एक कुल का जन्मा व्यक्ति अगर कोई विशेष कार्य कर रहा है तो उसमें कोई व्यक्ति भी पैदा हुआ है तो उसको भी वही कार्य करना होगा। मतलब जनजाति में पद और स्थिति के अनेक भेद पाए जाते हैं, लेकिन जातियों में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जनजाति क्या हिंदू कर्म कांडों के अनुसार आप देखते हैं देवी देवताओं की
पूजा भी करते हैं, उन्हें प्रायः एक विधर्मी प्रथाएं ही समझा जाता है, लेकिन जाति के अंतर्गत ये धर्म के आवश्यक अंग माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई हिंदू और क्षत्रिय कही जाने वाली जनजातियाँ जो हैं हिंदू देवी देवताओं के कंपैरिजन में उन्हें बोंगा नामक देवता से अधिक परिचित होते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है जर्नलाइज हैं, आप इनको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास ये करिए कि कैसे हमें जर्नलाइज चीज़ों के साथ, जो रिग कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी फॉर्मूला की, तो जर्नलाइज चीज़ों के साथ कैसे हम यहाँ पर फैक्ट्स को एड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना जब हुई थी, लास्ट जनगणना कब हमारी 2011 का सेंसस आया था, तो उसमें आदिवासी भारत की जो आबादी है 8.6% है। तो आप इसको लिख सकते हैं जब तक दूसरी जनगणना नहीं आती है। और हाँ, जो भी लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं मात्र वो 2024 को मद्देनजर रखते नहीं हैं, चाहे 2025 में एग्जाम दे रहे हो, चाहे 2027 में एग्जाम दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब देखिए 2027-28 में एग्जाम देंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या बदल जाएगा, नहीं ना। तो जब आप सोसाइटी के चीज़ों को पढ़ेंगे तो बदलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। पर हाँ, जैसे ये डाटाज है, अगर मान लीजिए आप बहुत 2027, 28, 29 में लाइक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है डाटाज में चेंजेस हो जाए, फैक्ट्स यहाँ पर चेंज हो जाए, तो उसको अपडेट करते रहना है, बस सिंपल सी बात है। नहीं समझ आता तो उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए, भारत में 700 से ज़्यादा अधिक समूह हैं इनके, जिनमें से लगभग 75 विशेष समूह रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह है। भील अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। बताइए भील किस क्षेत्र में जो है ये जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय हैं, 62 पाए जाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या फिर विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये बिरसा मुंडा की जयंती पर विशेष तौर पर इसको मनाया गया है, इसलिए जनजातीय गौरव दिवस का नाम इसको दिया गया है। आप देखेंगे 2011 का जो सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना के अनुसार भारत में लगभग 45% आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लेकिन समय के अनुसार आप देख रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं जब जंगलों की ओर जो बाकी लोगों का प्रवसन शुरू हुआ या उनका विस्तार या विकास को लेकर विस्तार जो शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत इनको रोजगार भी दिया गया है, तो उसका एक ये पहलू भी है। ठीक है, बजट 2023-24 जो भी हाल फिलहाल में पारित हुआ है, वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार कुल इतने करोड़ रुपए का इस पे खर्च किया गया है। ये आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बस लगभग ये बताना है कि उस पर भी खर्च किया जा रहा है, या कुछ परसेंटेज के रूप में हम लगभग इसको बता सकते हैं। ठीक है, आप ये भूल जाते हैं तो कोई बड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो चीजें इसमें से याद हो बस वो रखिए, बाकी उसको हटाते जाइए। ठीक है, अब जनजाति क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जनजाति समाज में परिवर्तन। जैसे हमने देखा था कि जातियों का कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, तो वो गुड और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं उसके परिवर्तन क्या हो रहे हैं समाज में, जिसके बाद आपको एक समाज में जनजातीय समाज का एक स्वरूप बदला हुआ दिखता है। इससे बाहर जाने को मजबूर हो गए। अब क्या हुआ, विकास के अंधाधुंध होड़ में वहाँ पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जंगलों को काटना छाटना शुरू कर दिया, नई नई बिल्डिंग्स को बनाना शुरू कर दिया, या फिर जंगलों को काटकर जो है उनकी दवाइयाँ इत्यादि को बनाना शुरू कर दिया, या बहुत सारे कार्यकलापों में लिप्त होकर उनका जंगलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी कमी के कारण भाई अब ये वनवासी वनों में रहते हैं, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने प्राकृतिक आवास से बाहर आने के लिए मजबूर हो गए। तो बाहर आना शुरू इन्होंने कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ जनजातियाँ ऐसी जो बहुत ही पिछड़ी, जो आज भी जो है आम लोगों के साथ, हम कह सकते हैं कि आम कॉन्वर्सेशन में या आम जीवन में कनेक्ट नहीं हो पाई हैं खुद के साथ। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी आजीविका से विहीन, क्योंकि अब ये वनवासी थे, प्राकृतिक आवास में रहते थे, तो सारी चीज़ें इनकी इर्द गिर्द इसी की घूमती थी। लेकिन क्या वही कि विकास की होड़ में कुछ जो अनुभवी कृषक रहे हैं या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, उन्होंने ज़मीनों को खरीदना शुरू किया, तो इनको मजबूर किया, और इस प्रकार आजीविका ये अपनी समर्पित कर रहे हैं वहाँ पर, अपने आप को वहाँ पर काम में लगाकर खुद को समर्पित करके वहाँ काम कर रहे हैं। औद्योगिकरण ने क्या किया कि बड़े उद्योगों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को विस्थापित किया है, और लेकिन उन्होंने इन्हें दिहाड़ी मजदूरों के रूप में रोजगार भी दिया। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कहीं ना कहीं ये, ठीक है, कि वहाँ पर भाई इनके जंगलों पर अगर उन्होंने अतिक्रमण किया है या फिर वहाँ पर उन्होंने विकास के नाम पर काम करना शुरू किया, तो उसी इंडस्ट्री में इनको काम देना भी, दिहाड़ी मजदूरी देना भी शुरू किया है। ठीक है, लेकिन उस तरीके का काम, जैसे कि मान लीजिए आपके स्वभाव की तरह आपको काम कर दे दिया जाए, तो थोड़ी सी मुश्किलें तो होंगी, तो वो ये भी जो है मुश्किलें सामना करते हैं जनजाति।
ठीक है। स्वदेशी ज्ञान का व्यवसायीकरण, जैसे कोविड-19 के दौरान हमने गिलोय की गोलियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन देखा गया, तो उसका व्यवसायीकरण किया, जिसके कारण इनको आर्थिक रूप से एक मार्ग प्रशस्त हुआ, इनको आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम बनाने में मदद साबित हुई है। ठीक है, तो एक ये पहलू है। तो जब हम इन परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक बार ब्रिटिश शासनकाल में देखते हैं कि उनकी पॉलिसी जो है इनके प्रति क्या थी, तो उसका थोड़ा सा एस्पेक्ट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हुआ कि जनजातियों के प्रति ब्रिटिश नीति जो है, आप देखेंगे एक अलग तरीके की सोच थी उनकी। कहते हैं कि अगर ये जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से अलग अलग रखेंगे ना, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। क्यों? क्योंकि जनजातीय बहुल क्षेत्रों को जो है प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से अलग थलग रखने की बात की गई, क्योंकि अंग्रेज प्रशासकों को ये डर लगा रहता था कि अगर ये जनजाति लोग भारतीय समाज की मुख्यधारा में आ गए तो ये स्वाधीनता आंदोलन में और जोर पकड़ लेगा, जिसके कारण उन्होंने उनके जो है मांगों को थोड़ा साइडलाइन किया और उनको अलग रखने का प्रयास किया। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि जनजातीय क्षेत्रों में कई विद्रोह भी हुए थे ब्रिटिश शासनकाल में, तो जैसे अब इसके विद्रोह के 3 कारण होते हैं, जैसे आदिवासी भूमि से आदिवासियों का निष्कासन होना, आदिवासी प्राकृतिक साधनों का बाहरी लोगों के द्वारा उपयोग होना, ठीक है, साहूकारों या बाहरी वस्तु विक्रेताओं के द्वारा आदिवासियों का शोषण होना। तो ये क्या थे कि जो विद्रोह हुए, मैंने पूछा है कि आपसे विद्रोह के नाम बताइएगा, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो विद्रोह हुए हैं उनके पीछे के 3 मुख्य कारण यही थे कि उनका निष्कासन की बात की गई, उनके प्राकृतिक साधनों का बाहरी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू किया, साहूकारों बाहरी वस्तु विक्रेताओं के द्वारा आदिवासियों का शोषण होना शुरू हो गया। तो ये 3 चीज़ें जो हैं विद्रोह का मेन कारण मानी जाती हैं। तो वो विद्रोह कौन कौन से, थोड़ा सा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब कुछ संवैधानिक प्रावधान आपको दिए गए हैं, यानी कि संविधान में क्या प्रोविजन इनके लिए दिए गए हैं उसको हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम सांविधिक समझेंगे, यानी कि कानूनी रूप से क्या लॉ बनाए गए उनको फिर हम समझेंगे। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है बच्चों, की वही सेम जैसे हमने जाति व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा था कि किसी भी नागरिक, राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, इनमें से किसी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र होगा या उसमें विवेक किया जाएगा, ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। 46 कहता है अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा। ये सारी चीज़ें आप अपनी आंसर राइटिंग में मेन पार्ट में लिखिएगा। आर्टिकल 330, 332 क्रमशः लोकसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बंद की बात करता है। ठीक है, प्रोविज़न की बात करता है। वहीं 335 में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर जो है बात की गई है। प्रशासन की दक्षता के लिए यहाँ पर संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, उनके पदों की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। जैसे 338 में हमने देखा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की जो है बात की गई थी, उसके आयोग की स्थापना की गई थी। 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है। वहीं कुछ लॉ यहाँ पर प्रोविजन है, यानी कि यहाँ पर सांविधिक, ठीक है, यहाँ पर कुछ सांविधिक प्रावधान दिए गए हैं। तो ये क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 2018, ये हमने कल भी पढ़ा था अपने लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, पंचायतों के प्रावधान, यहाँ पर अधिनियम 1996 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के विस्तार के लिए कुछ प्रावधान दिए गए कि इनके क्षेत्र में अपने अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो है पदों का जो है आरक्षण किया जाएगा, ताकि वो अपने एरिया में रहकर इस पर कामकाज कर सकें। ठीक है, अपने एरिया में रहकर इन पदों पर नियुक्त हो सकें। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों अन्य पारंपरिक वन निवासियों में वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे की मान्यता व अधिकार देने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, कुछ एक्ट्स लाए गए। कहने का मतलब ये कि जो वन निवासी आदिवासी जिस जंगल में आसपास रह रहे हैं, वहाँ पर उन जंगल की चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का कंज्यूम करना उनका मौलिक अधिकार है, उससे उनको कोई वंचित नहीं कर सकता। वो उसका मतलब कि उसका इस्तेमाल कर सकते, उसको उपभोग कर सकते, उस जैसे प्रोडक्शन कर सकते, उसका कंज्यूमिंग कर सकते, तो उसका पूरा अधिकार उनको होता है। ठीक है, अब इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं धार्मिक बहुलवाद की। तो धार्मिक बहुलवाद क्या है भाई, देखिए हमारा समाज क्या है, विविधताओं में एकता की बात करता है, बहुत सारी विविधताएं व्याप्त है, चाहे भाषा की हो चाहे धर्म की हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विविध संस्कृतियों, लोगों, भाषाओं का हमारा देश है,
4 विश्व धर्मों का एक घर है, यानी कि विश्व में जो कई सारे धर्म है उसमें से 4 धर्म हमारे समाज में व्याप्त है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। तो क्या है, ये इतने सारे धर्मों से लिप्त है और भी कई सारे धर्म हैं। तो जनजातीय समूह के द्वारा जीववादी और प्रकृतिवादी धर्मों का पालन किया जाता है, इसीलिए इनको प्रकृति पूजक जो है, प्राकृतिक पूजक कहा जाता है, प्रकृति की पूजा करने वाला कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार भारत में धार्मिक बहुलवाद विद्वान है, यहाँ पर कई सारे धर्म विद्वान है, इसके बावजूद भी यहाँ पर एकता हमें दिखाई देती है और हर धर्म अपने अलग अलग संप्रदाय और त्योहारों और परंपराओं में लिप्त है। इस एकता क्यों, कि इतने सारे धर्म, इतने सारे त्यौहार, इतनी सारी संस्कृतियों के बावजूद भी यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे के जो है कार्यक्रमों में लिप्त रहता है, एक दूसरे के त्योहारों में अपनी शिरकत देता है। और ये बहुत एक खूबसूरत उदाहरण हमारे समाज का जो प्रस्तुत करता है, बाकियों के लिए, बाहरी देशों के लिए एक जो हम कह सकते हैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है खुद को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद की। ठीक है, तो भारत एक क्या अंतर्निहित बहुत सांस्कृतिक समाज है, यहाँ पर कई सारी संस्कृतियाँ विद्यमान हैं जो विचारों और आस्था की बहुलता में विश्वास रखते हैं। ये भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा रिच बनाते हैं और हमारी विविधता में इन चीज़ों में 4 चांद लगा देते हैं। हमारे पास हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब क्या है, जीवंत समुदाय हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिश्रित हो गए और ऐसा करके भारत को प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। प्रगति की ओर बढ़ाने का तात्पर्य है कि आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं ये विकास में मदद करती है, क्योंकि इस तरह का जब मैसेज बाहर की दुनिया में जाता है, बाहरी देशों में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इस विशाल विविधता के साथ एकता का संतुलन बनाना हमेशा एक राष्ट्र की चुनौती रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिक्के के सिर्फ ये पॉजिटिव पहलू है, कुछ नेगेटिव पहलू भी है। जब हम दंगे इत्यादि देखते हैं तो वो भी एक हिस्सा है समाज का। तो बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां, इस पहेली को एक साथ प्रतिबंधित करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुलवाद क्या है, तो बहुलवाद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जहाँ सभी समूह, छोटे छोटे जितने भी समूह, सभी समूह समान स्थिति पर लागू किए बिना, सभी इनपुट, मतलब जितने भी छोटे छोटे समूह, चाहे वो कितना भी अलग जाति, भाषा, धर्म के हों, वो एक साथ कहीं ना कहीं आपस में एक साथ मिल ही जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक सीमाओं से उठकर धार्मिक त्योहारों को बनाना, चाहे दिवाली की बात हो, चाहे मुहर्रम की बात हो, ईद की बात हो, चाहे हम कह सकते हैं कि हमारा 25 दिसंबर को जो हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे उसकी बात हो, तो कहीं ना कहीं सारे धर्म अलग अलग होने के बावजूद भी एकजुट वहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जब बात आती है एकता की। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुसंस्कृतिवाद, तो बहुसंस्कृतिवाद अन्य संस्कृतियों, धर्मों के प्रति अपना सम्मान देते हैं, सहिष्णुता दिखाई देता है, भाईचारे की जो है भावना हमें दिखाई देती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न पहचानों के दावे की अनुमति देता है। भारतीय संविधान इस किस्म के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है और सभी धार्मिक त्योहारों पर राष्ट्रीय अवकाश भी देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का त्यौहार हो। वहाँ पर आप देखेंगे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं उस पर हमें नेशनल हॉलीडे मिलता ही है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो 25 दिसंबर का क्रिसमस हो, तो हमें बड़े बड़े त्योहारों पर इस तरह से हॉलीडेज़ देखने को मिलते हैं। तो कोई धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये एक जो है एक गुड एस्पेक्ट है हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का। ठीक है, अब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए, हमने नेगेटिव इम्पैक्ट देखी कि क्या चुनौतियां हैं हमारे समाज में। इन सब धार्मिक बहुलवाद की जो बात करें, बहुत संस्कृतिवाद की बात करें, भाई हर सिक्के के 2 पहलू अभी हमने कहा। तो चुनौतियां क्या क्या हैं उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद और संकीर्णवाद, यानी कि क्या है कि एक राज्य में कई सारी भाषाओं के समूह हैं। ठीक है, कोई इस क्षेत्र में कोई कुछ भाषा बोलता है, कुछ भाषा बोलता है, कोई कुछ भाषा बोलता है, तो लोग अपने स्वयं के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे संकीर्णता यानी कि थोड़ी सी संकुचित भावना पैदा होती है। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में मराठी वर्चस्व वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन की बात करें तो भाषावाद के कारण कुछ राज्यों में छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तरों पर देखेंगे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और सरकारों का गठन हुआ। उदाहरण के लिए डीएमके तमिलनाडु की द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, तो देखेंगे भाषा के आधार पर, कभी कभी धर्म के आधार पर, या कभी कभी अल्पसंख्यकता के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से क्षेत्रों में डिवीजन होने लगता है कि हमें अलग राज्य की मांग की भी बात कर देते हैं। तो भाषावाद के आधार पर भी देखेंगे किस तरह से राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है, उनका गठन होना शुरू होता है।
ठीक है, गठन होना शुरू होता है, गठबंधन नहीं, गठन होना शुरू होता है। अलग राज्यों की मांग होती है तो राजनेता अपने स्वार्थों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें वोट बैंक के आधार पर जो है अलग राज्यों की मांग करते हैं, और भाषाई आधार पर वो है जो राज्य में कई सारे विभाजन की होने की जो चाह रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का चरण, तो भाषाई और क्षेत्रीय वफादारी के कारण क्या हो कि नेशनल एक भावना है, राष्ट्रीय की भावना है, उसका कहीं ना कहीं क्षरण होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से डिवीजन जब इतना ज़्यादा होगा तो आपस में मतभेद उत्पन्न होते हैं ना, जो संप्रभुता को खतरे में डालता है, जो सॉवरेनिटी को आपके खतरे में डालने की कोशिश करता है वहाँ पर। ठीक है, इन सब के बावजूद भारत में कई सारी विविधताएं हैं, एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन विशिष्ट विशेषताओं गुणों के तत्वों से बने हुए विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान है। देखिए, इतनी सारी विशेषताएं, गुणों से, धर्मों से लिप्त हमारे समाज में कई सारी विविधताओं के बावजूद कई सारे जो है एकता हमें दिखाई देती है, लेकिन उस डाइवर्सिटी में कई सारे अलग अलग रूप हैं। तो वो विविधता के रूप क्या क्या है? जैसे भौगोलिक विविधता, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, वहाँ पर अलग अलग तरह के, यहाँ पर जाएंगे तो आपको रेगिस्तान मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो आपको कैसे पहाड़ पर्वत मिलेंगे। ठीक है, आप दूसरी जगह जाएंगे तो नदियाँ कितनी मिलेंगी, आप दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का मौसम एकदम से बदला हुआ होगा। तो हिमालय हो, बर्फीले हिमालय हों, चाहे वन रहे हों, चाहे तट रहे हों, उपजाऊ मैदान रहे हों, इतनी सारी विविधताएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है भौगोलिक रूप से। ठीक है, धार्मिक विविधता हमने देखा कि कितने परसेंटेज यहाँ पर कौन से धर्म के लोग जो हैं यहाँ पर शामिल हैं। भाषा, तो भाषाओं का संग्रहालय हमें देखेंगे 1600 भाषाओं लगभग की बात करते हैं। ठीक है, भारत में हर राज्य की अपनी एक भाषा है। तो जनगणना कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, तो हर तरह की भाषा यहाँ पर उपलब्ध है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 122 भाषाओं की पहचान की गई थी। ठीक है, कई सारी उसमें बोलियाँ इत्यादि तो मिलाकर आप देखेंगे कुछ इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो बहुलता और विविधता के साथ सबसे बड़ी विविधता हमारे समाज में देखने को मिलती है, और इसे दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समाज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा विविधता किसी और अन्य समाज में, किसी और अन्य देश में नहीं है जितनी कि भारत में हमें देखने को मिलती है। जातिगत, यहाँ पर कई प्रकार की जातियाँ, उसमें भी उपजातियाँ, तो पदानुक्रम में व्यक्तियों की स्थिति जन्म से निर्धारित होती, तो कई तरह की जातियाँ जो हैं उसमें अन्य प्रकार की उपजातियाँ हैं, और उपजातियों में भी उपजातियाँ हमें दिखाई देती हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उपजी हैं। ठीक है, प्रजाति, कई प्रकार के नस्ल की जो है प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती। भारत में अति प्राचीन काल से दुनिया भर से प्रवासन की लहरों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया गया है। भारत को प्रजातियों और जनजातियों का मेल्टिंग पॉइंट कहा गया है। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार से आके यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं जितने भी प्रवासन से जो प्रजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं आके। एक ये हो गया कि कौन कौन से कारक हैं वो जिनके कारण हमें विविधता अपने समाज में दिखाई देती है। अब विविधता के बीच एकता की ओर ले जाने वाले कारक कौन कौन से? सेम वही, जैसे भौगोलिक कारक, इतने सारे अलग अलग भिन्न भिन्न वहाँ पर भौगोलिक कारक होने के कारण भी टूरिज़्म की अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे शहर से दूसरे स्थान पे आके वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करता है, एक दूसरे के समाज का जो है, एक दूसरे की जगह का वहाँ पर सम्मान करता है। संवैधानिक पहचान देखें तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी उम्र का हो, वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का, इसकी परवाह किए बिना कुछ मौलिक अधिकार हर किसी व्यक्ति के, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, उससे किसी का लिंग, जाति, उम्र और इन सब का लेना देना नहीं होता, बल्कि सबके लिए समान है, सब इसके हकदार हैं। ठीक है, उदाहरण की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। अंतर्राज्य गतिशीलता, संविधान अनुच्छेद 1 का डी 19(1) का डी पूरे भारत में आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिससे लोगों में समुदाय और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है, धार्मिक सह अस्तित्व, तो भारत के लोग धार्मिक सिद्धांतों और नियमों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आप देखेंगे धर्म और अभ्यास की स्वतंत्रता का संरक्षण शांतिपूर्ण तरीकों से धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करता है, और धार्मिक सह अस्तित्व कहीं ना कहीं धार्मिक जो बहुलता है उसके मध्य में आपको एक प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक एकता, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशिष्ट यहाँ पर विशेषताएं हैं, कई सारी भाषाएं परंपराओं का पालन करता है। देश में आप देखेंगे कई प्रकार के साहित्य हैं, दर्शन है, परंपराएं, मौलिक एकता यहाँ दिखाई देती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे 26 जनवरी को जो हम आप देखते हैं कि रिपब्लिक डे मनाते हैं, या फिर हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, तो किस तरह से पूरा देश कैसे एकजुट हो जाता है।
फिर उसमें किसी लिंग, जाति, धर्म, नस्ल की बात नहीं होती, पूरे देश के एक नागरिक की बात होती है मात्र वहाँ। ठीक है, कितने तरीके के देखेंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे कई तरह के एग्जीबिशंस लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कैसे उसमें सब लोग रीति रिवाजों के साथ जो है सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। अगर हम व्यापक स्तर पर देखें, जैसे कुंभ का मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, तो कैसे वहाँ पर सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उसका जो है उसका एंजॉय करते हैं, और सभी धर्म के लोग वहाँ पर आपको दिखाई देने को मिलेंगे। ऐसा किसी विशेष धर्म की बात नहीं करते हैं। भावनात्मक एकता, चाहे खेल हो, जैसे अभी गेम्स वगैरह चल रहे हैं, क्रिकेट की बात हो या फिर बॉलीवुड की बात हो, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, तो कहीं ना कहीं कैसे ये आपस में एक दूसरे को जोड़ देते हैं। ये किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वो वेस्ट का हो, तो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर कि वो अपने देश की बात करते, फिर वो क्षेत्र की बात भूल कर वो अपने देश की, अपना देश जो है मध्य में आता है, किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं होती है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में दक्षिण भारत की फिल्मों की लोकप्रियता होना, है ना। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो अपने आंसर राइटिंग में जब आप लिखेंगे तो एक अच्छा आउटपुट वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे डाटा हो गए, जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को नोट करने की कोशिश करिए, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पर लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, मात्र 2024 को मद्देनज़र रखते हुए नहीं है। आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, 26 में दे रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, 2027 में दे रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। बस इसमें कुछ आंकड़े, जैसे कुछ प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल है, वो कुछ हद तक सेम रहेंगे अगर संशोधन जब तक नहीं होता है। अदरवाइज़ जो लॉ रूपी जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो उसको हमें समय के अनुसार बदलते रहना है। इसके लिए हमें करंट बेस्ड चीज़ों को समझते रहना है। और अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे जाके देखिए, तब इस लेक्चर को समझिए तो और बेहतर समझ डेवलप होगी। तो फिलहाल आज यहाँ पर भारतीय समाज की विशेषताओं का पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम एक नए टॉपिक पर जो है जंप करने वाले हैं। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस चैनल की वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ सभी लोगों को इसका लाभ मिले जो लोग जेन्युइनली इस विषय को पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ और भी नए विषय इसमें जोड़े जाएंगे। आप धैर्य रखें, साथ में चलते हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तब तक के लिए आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जल्द मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।